हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी और लगन के साथ आप लोग अपनी स्टडी में लगे रहिए। सफलता पाने के लिए हर एक फंडा अपनाइए, चाहे वो रिवीजन का तौर हो, चाहे आपको रिवीजन करना हो या फिर प्रैक्टिस करना हो या फिर नए नए क्वेश्चन अचीव करना हो, क्वेश्चनों की खोज करना हो। कोई भी फंडा मत छोड़िए इस सक्सेस को पाने में, ठीक है, ताकि आने वाला रिज़ल्ट एक नया रंग लेके आए, आपकी लाइफ के लिए एक अलग तरीके की फीलिंग लेकर के आए, ठीक है, ताकि बाद में रिज़ल्ट आने के बाद में ये ना सोचना हो कि काश हमने ये कर लिया होता तो शायद हमारा सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले आपसे ये गुजारिश करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके साथ साथ में लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है, आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो से अगर जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को ये भली भांति पता होगा कि हमने जो है इस समय क्या स्टार्ट किया हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत में हमने कल एक नए राजवंश को स्टार्ट किया था। वो कौन सा था? तुगलक वंश था। ठीक है, तो हमने कल आपसे डिस्कस किया हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, यानी खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक इस दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना करता है। वो राजवंश कौन सा होता है? तो वो राजवंश तुगलक वंश होता है। ठीक है, तो हमने कल आपसे डिस्कस किया हुआ था कि तुगलक वंश के मुख्य शासक कौन कौन से थे, उनको क्रम से बताया था। हालांकि जब हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ से लेकर अंत तक जितने भी शासक हुए थे उनके बारे में हमने आपसे क्रमवार वर्णन किया हुआ था। लेकिन आपको रिवीजन कराने के लिए कि आपको हमने पहले तो बता ही दिया है, लेकिन जैसे ही जो डायनेस्टी हम पढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ में रिवीजन के तौर पे जो है हम फिर से समस्त शासकों के बारे में, यानी कि उस वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनको क्रमवार तरीके से हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आते हैं, ताकि आपका रिवीजन दोबारा बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हमने कल आपसे चर्चा किया था कि दिल्ली सल्तनत के यानी तुगलक वंश के मुख्य शासक कौन कौन से थे, स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और अगर हम अंतिम के शासक की बात करते हैं तुगलक वंश के, तो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और एक चीज़ और कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने किया है? तो इसी तुगलक वंश ने किया था। अगर समय की बात करते हैं तो समय क्या था? समय था 94 ईयर्स तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था, तो वो यही था। ठीक है, और अगर सबसे कम समय की बात करते हैं तो खिलजियों ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया था। उनका अगर टाइम पूछता है तो उन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बच्चों, कल हमने आपसे बात किया था कि किस तरीके से परेशानियों का सामना करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, और उसके व्यक्तित्व के बारे में हमने बात किया था कि वो उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो अगर हम उसके व्यक्तित्व की बात करें तो वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था, अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही। और ये जो है अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा यानी विस्तृत क्षेत्र में करना चाहता था। तो इसने नीति किसकी अपनाई थी? लगभग अगर हम बात कहें तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ नियमों को इसने अपनाया हुआ था। कौन? ये दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का शासक जो संस्थापक था, गयासुद्दीन तुगलक। अगर हम इसकी बात करते हैं कि पर्सनली इसकी शिक्षा के बारे में, तो ये जो है बहुत ही विद्वान था, बहुत ही महत्वाकांक्षी और विद्वान शासक था। दिल्ली सल्तनत के अगर हम समस्त शासकों की बात करें तो ये समस्त शासकों में सबसे पढ़ा लिखा था। ठीक है, कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने जो है कई सारे
कार्य ऐसे किए, लोक कल्याणकारी कार्य किए जो कि इसके साम्राज्य को जो है एक बहुत मजबूत ढांचा प्रदान कर रहे थे। ठीक है, इसके जो कार्य थे, क्योंकि वैसे भी ये बुद्धिमान था, विद्वान था, तो ये जितने भी कार्य कर रहा था तो अपने द्वारा सोचे कामों को, कोई भी काम करता था तो बहुत बेहतर तरीके से उनकी रणनीति तैयार करता था, उनके बारे में सोचता था, तब उन नियमों को अपने साम्राज्य में लागू करता था। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो आज हम बात क्या करने वाले हैं कि उसके द्वारा जो सोची समझी रणनीति थी, उसके द्वारा जो सुधार किए गए उसके साम्राज्य के बारे में, उनके बारे में हम आपके समक्ष चर्चा करने वाले हैं। तो उसके द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए, इसके लिए हम जो है ये जो है टॉपिक ले करके आए हैं कि उसने क्या क्या सुधार किए, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के सुधारों के बारे में, तो सबसे पहले जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो इसने जो है प्रशासन की ओर ध्यान दिया कि हमें सबसे पहले अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। तो उसने प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया, तो उसने अगर प्रशासनिक सुधार किए, सबसे पहले प्रशासनिक सुधार किए, उसमें क्या किए कि जब इसने खुसरो शाह की हत्या की तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण पद थे, तो खुसरो शाह के जो सगे संबंधी थे उन पदों पर आसीन थे। तो इसने किया क्या कि सबसे पहले जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने जो है खुसरो शाह के जितने भी संबंधी थे उनको उस गद्दी से उतार दिया और उस गद्दी पर आसीन किसको किया, अपने सगे संबंधियों को आसीन किया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि खुसरो शाह की हत्या के बाद उसके जो सगे संबंधी थे तो उनको पदों से हटाना प्रारंभ किया और इन पदों पर, यानी कि जो खाली हुए थे पद, तो इन पदों पर नियुक्ति किसकी की, अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति की। क्लियर हुआ? इसके बाद में क्या किया कि जो भी जागीरें थी तो खिलजी वंश द्वारा, यानी खुसरो शाह द्वारा जो भी जागीरें अमीरों को दी गई थी या विद्वानों को दी गई थी, इन सारी जागीरों की जो है गयासुद्दीन तुगलक ने गोपनीय तरीके से क्या किया, इनकी जांच कराई और इनकी गोपनीय तरीके से क्या करवाया, इनकी जांच करवाई और जो भी अवैध जागीरें थी उनको दिल्ली सल्तनत में क्या किया, मिला लिया। और अमीरों को जो प्रदान की गई थी या विद्वानों को जो जागीरें प्रदान की गई थी, तो इन सभी विद्वानों को दी गई जागीरें जो थी इनको वापस करने के लिए बोला। तो कुछ अमीरों ने तो इनको ये ज़मीनें सारी और जो जागीरें थी इनको वापस कर दिया, लेकिन एक थे निज़ामुद्दीन औलिया साहब थे, इन्होंने जो है इनको भी खुसरो शाह ने जागीर दिया हुआ था, लेकिन जो निज़ामुद्दीन औलिया साहब थे इन्होंने क्या किया कि जागीर को वापस नहीं किया गयासुद्दीन तुगलक को, और जो जागीर को इन्होंने वापस नहीं किया तो निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य जो है मतभेद का कारण हुआ। ठीक है, जब मतभेद का कारण हुआ तो आगे चल करके गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद तुगलक को जो है यही औलिया साहब भड़काते हैं, और ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट इतना ज़्यादा ये भड़काते हैं गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ उनके पुत्र को कि एटलीस्ट जो है ये क्या करता है कि अपने पिता की मृत्यु का षड्यंत्र रचता है इस निज़ामुद्दीन औलिया के बहकावे में आकर के, और एटलीस्ट वो सफल भी होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से षड्यंत्र रचता है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम जो है क्रम से जो है सारी घटनाओं के बारे में बताएंगे। ओके, तो क्या था, इसने सबसे पहले प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में क्या किए, जो भी खुसरो शाह के सगे संबंधी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे उनको उन पदों से जो है क्या कर दिया, हटाना प्रारंभ कर दिया और उन महत्वपूर्ण पदों पर अपने संबंधियों को आसीन किया। इसके बाद में गुप्त तरीके से इसने जागीरों की जांच कराई और क्या किया, जो अवैध जागीरें थी उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ओके, अब इसके बाद में दूसरे अगर हम सुधार की बात करते हैं तो दूसरा होता है सैन्य सुधार करता है, अपनी सेना की तरफ ध्यान देता है। तो सैन्य सुधार के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्या था,
कुशल सेनापति था। हमने आपको बताया था ना कि इसने जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय से जो है इसने अपना प्रारंभिक जीवन प्रारंभ किया था, जो कि कहाँ से प्रारंभ किया था, एक सैनिक के रूप में जीवन प्रारंभ किया था। तो स्टार्टिंग से इसने सैनिक के रूप में जीवन प्रारंभ किया, तो वो सैनिकों की समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से समझता था और यही कारण था जो कि सैनिकों से उसका लगाव बहुत अधिक था। किसका? इस गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये कुशल सेनापति होने के नाते जो है सैनिकों से क्या था, ये विशेष लगाव रहता था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई हुलिया पद्धति एवं दाग पद्धति जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, लागू किया था, तो इसको जो है बहुत कठोरता से इस गयासुद्दीन तुगलक ने इस नियम को लागू किया। कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी की दाग एवं हुलिया प्रथा को जो है इसने बहुत कठोरता से अपने प्रशासन में लागू किया। ठीक है, अब इसके बाद में जो है इसने ये चीज़ें लागू की और इसके जो है साम्राज्य में जो मुफ्ता व वली होते थे। कौन? मुफ्ता व वली। ये मुफ्ता व वली कौन होते थे? जो कि सैनिकों को जो है प्रदान करते थे, क्या? वेतन प्रदान करते थे। तो इनको जो है आदेश दिया हुआ था कि सैनिकों के वेतन में किसी भी तरीके की कटौती ना की जाए। क्या बताया था कि सैनिकों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती ना की जाए और सैनिकों का जो है कहीं वेतन में कटौती तो नहीं हुई है, कुछ घपला तो नहीं हुआ है, उसके लिए इन्होंने जो है एक तैयार किया था रजिस्टर। वो कौन सा था? वसीलात-ए-हस्म। वसीलात-ए-हस्म रजिस्टर तैयार किया हुआ था इस गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि इस रजिस्टर को जो है डेली वो क्या करता था? निरीक्षण करता था। ठीक है, तो इस तरह से सैन्य सुधारों में क्या क्या किया कि उसने सैनिकों से इसका विशेष लगाव था और इसने जो है किसको जो है मुफ्ता और वलियों को आदेश दे रखा था कि सैनिकों के वेतन में कोई भी कटौती न की जाए। हुलिया एवं दाग प्रथा को इसने बहुत कठोरतापूर्वक लागू किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रशासनिक सुधार इसने कौन कौन से किए और सैन्य सुधार कौन कौन से किए। ठीक है, अब नेक्स्ट सुधार आता है, इसने आर्थिक सुधार की ओर ध्यान दिया। आर्थिक सुधार क्या क्या किए? तो अगर हम इसके आर्थिक सुधारों के बारे में बात करते हैं तो आर्थिक सुधार में जो है इसने क्या किया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। मध्यम मार्ग का अनुसरण कैसे किया कि मध्यम मार्ग का मतलब कि अगर इसको राजस्व वसूल करना होता था तो ना तो बहुत ज़्यादा इसने कठोर नियम लागू किए हुए थे और ना ही बहुत ही सरल नियम। तो इसने जो मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, यानी कि कर वसूल करने के बारे में जो इसने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, तो उसको नाम क्या दिया? उसने नाम दिया रस्म-ए-मियान पद्धति। क्या नाम दिया? रस्म-ए-मियान पद्धति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछ सकता है कि रस्म-ए-मियान दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा लागू की गई थी या फिर रस्म-ए-मियान क्या था। ठीक है, आपसे ये इस बारे में पूछ सकता है। तो आप जो है आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करना है ताकि ये जो स्लिम मिस्टेक्स हैं वो ना होने पाएँ और अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है तो आप उसको करने में सक्षम हो। ठीक है, तो आर्थिक सुधार में इसने क्या किया? रस्म-ए-मियान पद्धति को लागू किया। इसका मानना था कि अगर आर्थिक के क्षेत्र में बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक का ये मानना था कि जो है किसानों पर ही क्या होती है, एक साम्राज्य की नींव टिकी होती है। तो इसका ये मानना था कि जो किसान होते हैं तो ये जो है यानी खेती करते करते इतना ज़्यादा धनवान ना हो जाएं कि साम्राज्य का यानी शासक का जो है विरोध करने लगे। क्या है कि इतना ज़्यादा ये धनवान ना बनने पाए कृषक, जो कि सम्राट का क्या करने लगे? विरोध करने लगे और इतने निर्धन भी ना हो जाएं कि खेती को जो खेती का काम है उसको ये जो है क्या करें? खेती करना जो है छोड़ ही दें।
तो इस तरीके से इसने क्या किया था, मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा कठोर नियम लागू किए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त नियम लागू किए, यानी कि साम्राज्य का, उसके राज्य का जो है क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। इस वजह से इसने रस्म ए मियान पद्धति को अपनाया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से। तो इसने किया क्या कि रस्म ए मियान पद्धति को अपनाया, यानी कि कृषकों को के बारे में इसने सोचा कि कृषक मतलब इतनी ज़्यादा निर्धनता भी नहीं आनी चाहिए खेती करने से कि जो कृषक वर्ग है वो जो है खेती करना ही छोड़ दे। तो इसके लिए इसने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को इसने जो है मान्यता प्रदान की और अत्यधिक उपजाऊ, यानी कि उपजाऊ करने के लिए, यानी अधिक उपजाऊ के लिए इसने क्या किया कि प्रोत्साहन किया किसानों को कि अधिक से अधिक भूमि को उपजाऊ बनाया जाए और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। और जब पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी तो साम्राज्य तो अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा, जो राजस्व है वो अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि किसानों को प्रोत्साहित किया, किसके लिए, पैदावार के लिए, ठीक है, अधिक पैदावार के लिए। और क्या किया था कि इसने जो है मसाहत पद्धति को की जगह जो है बटाई पद्धति को अपनाया। अब आप लोगों को इसका आंसर देना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है मसाहत पद्धति को अपनाया था, ठीक है, या किसने लागू किया था, वह मसाहत पद्धति क्या थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगर आप लोग देने में सक्षम हैं तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट डे जब मैं ये वीडियो लेकर के आऊँगी तो आपको मसाहत पद्धति के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि मसाहत पद्धति की जगह इसने जो है बटाई पद्धति को अपनाया। बटाई पद्धति का मतलब कि यानी 50-50 का होगा, यानी कि कुछ भाग अगर राजस्व के रूप में जमा करना होगा और कुछ भाग किसान का होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो पैदावार में, यानी कृषि का जो कार्य होगा उसमें इंटरेस्ट दोनों पक्ष होंगे, राजा भी इंटरेस्टेड होगा और कृषक वर्ग भी इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि मसाहत पद्धति की जगह बटाई पद्धति को लागू किया। और इसका मानना क्या था कि जो लगान है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एकदम से नहीं, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपनाया था, एकदम से 50% यानी कि 50% राजस्व लागू कर दिया था। इसने कर लागू कर दिया था कि कृषक को या कोई भी हो 50% जो है उसको टैक्स जमा ही करना होगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाला कौन बन गया, ये अलाउद्दीन खिलजी बन गया था, ठीक है। तो इसका मानना, गयासुद्दीन तुगलक का मानना था कि लगान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, एकदम से कृषक वर्ग पर उसका बोझ नहीं लादना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, लगान में जो है वृद्धि लागू की जाए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, वो धीरे धीरे होना चाहिए बढ़ोतरी, ठीक है। और क्या था कि जब भी इसके समय पर अकाल पड़ता था तो ये क्या करता था कि किसानों को कर मुक्त कर देता था। ये नहीं है कि अकाल पड़ा है, कुछ पैदावार हुआ हो, कृषि में कोई भी पैदावार हुई हो या ना हुई हो, किसान पर इस तरीके का प्रेशर नहीं था कृषक पर कि उसको टैक्स जमा ही करना है, उसको इस तरीके का प्रेशर नहीं बनाया जाता था। किंतु अगर राज्य में अकाल पड़ा है तो उसके लिए कृषकों को माफ़ कर दिया जाता था कि वो जो है क्या करें कि टैक्स पे ना करें, इस तरीके का उनको आज्ञा दे दी जाती थी। क्योंकि ये वैसे भी था दूरदर्शी, हमने बताया ना कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, तो वो यही था, गयासुद्दीन तुगलक ही था। तो इसी वजह से वो किसानों के दर्द को समझता था और सैनिकों के दर्द को समझता था कि नहीं, अगर जब पैदावार ही नहीं हुई है तो वो कहाँ से उस चीज़ को टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्या था, ये इस चीज़ को सोचने में बहुत बेहतर तरीके से सक्षम था कि किसानों को जो है लगान धीरे धीरे बढ़ाई जाए, एकदम से उन पर बोझ ना डाला जाए टैक्स का। और लगान वृद्धि का तो ये पक्षधर था ही, और कृषि के विस्तार, मतलब इसने क्या, इसका मानना था कि लगान में वृद्धि ना करके अगर कृषि में विस्तार किया जाए
तो शायद और राजस्व सुदृढ़ हो सकता है। यानी कि उस समय जो है जो भूमि उपजाऊ थी तो वो तो थी ही, लेकिन जो भूमि बंजर पड़ी हुई थी उसको भी अगर उपजाऊ बनाया जाए तो इससे क्या होगा, वो जब उपजाऊ बनेगी तो कृषक वर्ग को भूमि आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी और इससे क्या होगा कि राजस्व में तो अपने आप वृद्धि होगी और होगा क्या कि किसान पर ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ेगा और उतने ही टैक्स में अगर कृषि का विस्तार किया जाएगा तो किसान पर तो इतना प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो टैक्स है, जो राजस्व की यानी कि उस समय जो राजस्व की आय है तो उसकी राजस्व की आय में वृद्धि अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया था, आर्थिक सुधार किए थे। आर्थिक सुधारों में से क्या किया था कि इसने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, यानी कि रसमयमियान पद्धति लागू किया और इसने किसानों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। पैदावार में वृद्धि की और वृद्धि करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया। मसाहत पद्धति की जगह बटाई पद्धति को लागू किया। इसका मानना था कि लगान एकदम से कृषक वर्ग पर नहीं डालना चाहिए, धीरे धीरे लगान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ठीक है, और क्या था कि अकाल के समय किसानों से इस तरीके का प्रेशर नहीं बनाता था कि उनको टैक्स पे ही करना है और इसका मानना था कि लगान में वृद्धि ना करके अगर कृषि को यानी जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन है उस ज़मीन में सुधार किया जाए और उस पर अगर राज्य ध्यान दे तो जो राजस्व की आय है वो अपने आप बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, जो बेरोज़गार जनता है तो वो कृषि जैसे कार्यों में लग करके उनको जो है रोज़गार जो है बहुत बेहतर तरीके से और बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आर्थिक सुधार उसने क्या क्या किए, प्रशासनिक सुधार क्या किए और सैन्य सुधार क्या क्या किए। अब हम इसने जो है गियासुद्दीन तुगलक द्वारा कुछ लोक कल्याणी कार्य भी किए गए थे। लोक कल्याणकारी कार्य कौन कौन से किए गए थे, तो आइए हमारे साथ। तो अगर हम लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करते हैं तो लोक कल्याणकारी कार्यों में इसने जो है नहरों का निर्माण किया था। क्या किया था, नहरों का निर्माण किया था। तो अगर दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला सर्वप्रथम अगर शासक पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया, तो वो कौन था, गियासुद्दीन तुगलक था, जिसकी इस जो है पद्धति को, नहरों की पद्धति को सबसे ज़्यादा व्यापक मात्रा में विस्तार किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसी वंश के शासक ने, फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक रूप में कार्य किए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा नहरें विस्तार की थी। तो सबसे ज़्यादा नहरों का विस्तारण किसने किया दिल्ली सल्तनत में, तो फिरोज शाह तुगलक। किंतु अगर बात करता है कि सल्तनत काल में कि किस शासक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया था, तो वो कौन सा था, गियासुद्दीन तुगलक था। तो ये क्या था, इसका नहरों का निर्माण यानी लोक कल्याणकारी कार्य का पहला कार्य कौन सा था कि इसने नहरों का निर्माण किया। इसके बाद में पहली बार असहायों निर्धनों हेतु योजनाएं बनाई गईं। किसके द्वारा, इस गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा पहली बार जो उसके साम्राज्य में असहाय थे, असहाय यानी जो विकलांग हैं और क्या है, निर्धन हैं, इन लोगों के लिए कुछ उनके हित में लिए योजनाएं जो है बनाई गई। किसके द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तीसरी क्या है कि खिलजी कन्याओं व अन्य कन्याओं के विवाह की व्यवस्था भी की। ठीक है, क्या किया था कि खिलजी कन्याओं के, यानी कि इसने जो है साम्राज्य किससे प्राप्त किया था, खिलजी वंश से। तो खिलजी वंश के द्वारा जो साम्राज्य प्राप्त किया था तो इसने सोचा कि अब उन जो कन्याएं हैं यानी खिलजी वंश की जो भी कन्याएं हैं, अब इनके लिए जो है कोई भी सहायक नहीं है। तो इसने क्या किया कि खिलजी वंश की कन्याओं के लिए और इसके साथ में समाज की अन्य कन्याओं के लिए भी इसने जो है विवाह कार्य की व्यवस्था किया। तो ये इस तरह से इसने जो है लोक कल्याणकारी कार्य इसके द्वारा किए गए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किए, इसके साम्राज्य को सुदृढ़ करने में व जनता का विश्वास जीतने में जो है इसने इसके लोक कल्याणकारी कार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो
आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसने सुधार अपने प्रशासन में सुधार किया, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार और लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अभियान कौन कौन से थे, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कौन कौन से अभियान किए गए थे। तो अगर हम उसके अभियानों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, अभियानों के बारे में बात करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, साम्राज्यवादी शासक था, तभी तो इसने इतने सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए और कौन कौन से विजय अभियान किए, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो इसने जो है, अगर हम बात करते हैं कि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के कुछ नियमों को इसने अपने जो है प्रशासन में लागू किया। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं विजयों के बारे में, तो सबसे पहले इसने जो है किसको विजिट किया, तेलंगाना पर अभियान किया। और अगर समय पूछता है तो वो कौन सा था, 1324 ईस्वी में इसने तेलंगाना अभियान प्रारंभ किया। ठीक है, 1324 ईस्वी में इसने जो है तेलंगाना अभियान प्रारंभ किया और इस तेलंगाना को जीत करके जो है इसका नाम क्या रखता है, तो सुल्तानपुर नाम रखता है। क्या रखता है, तेलंगाना का नाम बदल करके क्या रख देता है, सुल्तानपुर रख देता है। और इस जब तेलंगाना पर अभियान करता है तो यहाँ का शासक कौन होता है, तो प्रताप रुद्रदेव होता है। इसको पराजित कर जो है तेलंगाना अभियान करता है और इस तेलंगाना का नाम क्या परिवर्तित कर देता है, तो सुल्तानपुर परिवर्तन करता है। ओके, अब दूसरा क्या आता है, दूसरा अभियान कौन सा किया है, जाजनगर अभियान किया है इसने। जाजनगर अभियान किसके अंतर्गत आता है, उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो दूसरा अभियान इसका उड़ीसा अभियान था या फिर जाजनगर अभियान था। ठीक है, तीसरा था कौन, तीसरा था गुजरात अभियान, जिसको 1325 ईस्वी में इसने किया है। फिर इसके बाद में आता है बंगाल अभियान, और बंगाल अभियान कब करता है, ये 1325 ईस्वी में ही करता है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था करने का, इसका बंगाल अभियान करने का उद्देश्य था कि बंगाल में फैली अव्यवस्था को समाप्त करना, ये इसका बंगाल अभियान का उद्देश्य था। और गुजरात अभियान करने का उद्देश्य क्या था, तो गुजरात का जो शासक था तो उसको दंडित करना था, ये इसका जो है गुजरात अभियान का उद्देश्य था। ओके, उद्देश्य अगर पूछता है तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बंगाल अभियान में फैली अव्यवस्था को दूर करना इसका क्या था, बंगाल अभियान करने का उद्देश्य था। और इसी बंगाल अभियान से जब ये वापस लौट करके आता है तो इसका पुत्र होता है जौना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ये इसको जो है राजगद्दी प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। आपको पहले ही बताया हमने कि कुछ निज़ामुद्दीन औलिया द्वारा इसको भड़काया भी जाता है। तो जब इसको भड़काया जाता है तो वो उसके भड़कावे में आ करके जो है क्या करता है, अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र करता है। वो कब करता है, बंगाल अभियान से वापस आते समय। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस बंगाल अभियान किया। और ये बंगाल अभियान के बाद जब ये वापस आता है बंगाल विजय करके, तो इसका पुत्र इसके स्वागत करने के लिए बंगाल से पूर्व 6 किलोमीटर दूर जो है इसकी मृत्यु का षड्यंत्र करता है। और ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यानी कि जौना खां द्वारा एक लकड़ी का महल तैयार किया जाता है और उस महल में वहाँ पर हाथी अपने प्रदर्शन के दिखाने के लिए आते हैं। और उन हाथियों के द्वारा जो है क्या होता है कि वो हाथियों के प्रेशर से जो है लकड़ी का महल क्या होता है, गिर जाता है। और इस महल, लकड़ी के महल गिरने पर इस गयासुद्दीन तुगलक की जो है उसी महल में दब करके मृत्यु हो जाती है। तो ये थी पूरी क्या, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का प्रारंभिक जीवन किस तरह से था, इसने जो है क्या क्या प्रारंभिक जीवन कैसा था, वह इसके सुधार कौन कौन से थे। ठीक है, और इसके अभियान कौन कौन से थे, इसके बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, तो आज यहीं तक
हम अपने लेक्चर को विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लेकर के आएंगे। उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसके कार्य कौन कौन से थे, उसने कौन कौन से सुधार किए, इसके बारे में आपसे हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार पुनः आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।